हेलो स्टूडेंट्स, तो हम मिल रहे हैं उड़ान सीरीज में। और उड़ान सीरीज में आप जानते हैं कि हम पीवाईक्यू जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ डील करते हैं। यहां पे जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है वेव ऑन स्ट्रिंग एंड साउंड वेव। तो वेव ऑन स्ट्रिंग एंड साउंड वेव जो है, इससे आप देख सकते हैं कि हर साल सवाल आता ही आता है। एक सवाल या एक से ज्यादा सवाल, बिल्कुल पक्की बात है कि आते ही हैं। अभी लेटेस्ट जो हमारा सिलेबस हुआ है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं। उस मॉडिफिकेशन के चलते हमारा जो वेटेज क्राइटेरिया है इस चैप्टर का वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहां पे आप देख सकते हो कि आपका मेजरली जो पोर्शन है वो वेव इक्वेशन और वेव वेलोसिटी, वेव इक्वेशन वेव वेलोसिटी 24.5% को बिलोंग कर रहा है। स्टैंडिंग वेव 44% को बिलोंग कर रहा है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये 42.5% आपने क्यों छोड़ा है? ये छोड़ा गया है डॉपलर के लिए, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट जो है वो जेईई मेंस के सिलेबस से इस वक्त आउट है। जेईई एडवांस के अंदर वो डेफिनेटली है, लेकिन जेईई मेंस के अंदर से उसको अभी हटा दिया गया है। तो ये स्पेस जो है ये उसके लिए छोड़ा गया है, क्योंकि फिलहाल वो सिलेबस का पार्ट जेईई मेंस में नहीं है। इसके अलावा जो छोटे मोटे परसेंटेज हैं वो बीट्स, इंटेंसिटी, सुपरपोजिशन ऐसे टॉपिक्स को लेकर हैं जिनसे इक्का दुक्का सवाल पूछे गए। बट मेरा मानना यह है कि हमें यहाँ पे उन टॉपिक्स की बात करनी है जिनका वेटेज हम परसेंटेज वाइज 10 या 10 से अबव देखते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे दो बड़े खिलाड़ी जो हैं इस गेम के वो हैं स्टैंडिंग वेव और वेव इक्वेशन एंड वेव वेलोसिटी। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस और देखिए कि पीवाईक्यू जेईई मेंस में जो बढ़िया सवाल आए हैं, अच्छे सवाल आए हैं, वो किस तरीके के आए हैं। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। यहां पे हमारे इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव्स आर गिवन बाय। यहां पे हमको दो वेव की इक्वेशन दी हुई है। आंखों का धोखा है, बहुत ही ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, देख लीजिए। पहली इक्वेशन जो है वो आपको साफ साफ दिख रही है, लेकिन दूसरी इक्वेशन के अंदर आपको देखने पे मालूम पड़ रहा होगा कि इक्वेशन के अंदर इक्वेशन घुसी हुई है। जैसे कि आप y2 इक्वेशन को अगर खोलकर लिखें तो ये 5 साइन ओमेगा टी होगा और 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 5√3 कॉस ओमेगा टी होगा। बच्चा बच्चा जानता है इस बात को कि कॉस ओमेगा टी जब हम लिखते हैं तो हम बिल्कुल मान सकते हैं कि पाई का फेज डिफरेंस यहां पे होगा। होगा कि नहीं होगा दोस्तों? तुरंत तुरंत मुझे बताओ। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि ये दो इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन है जो हमने साथ में लिखे हैं। तो यहां पे हम क्या पा रहे हैं कि एक का एम्पलीट्यूड 5 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड 5√3 है और इनके बीच का फेज डिफरेंस π/2 है। तो बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत ही आसान बात है कि अगर हमको ये 5√3 दिया है, ये हमको 5 दिया है, तो इनका रिजल्टेंट हम बड़े आराम से अंडर रूट से लिख सकते। छोटी सी कैलकुलेशन है, फटाफट करो और मुझे बताओ कैलकुलेशन क्या है। तो अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25 25 75 75 और 25 100 100 का अंडर रूट 10। ऐसी फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए मेरे भाई। तो ये आएगा आपका कितना? 10 साइन ओमेगा टी। तो ये आ गया। अब फेज की बात करें तो फेज की कैलकुलेशन बहुत ही आसान। यहां पे अगर एंगल निकालना हो तो निकाल सकते हो। tan थीटा tan फाई बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5√3 अपॉन 5 करोगे, 5 से 5 कटेगा, tan फाई बराबर √3 होगा। फाई बराबर 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री को π/3 लिखेंगे तो साइन ओमेगा टी प्लस π/3 आएगा। अब आती है काम की बात, जबरदस्त बात। ये जो y2 है अब हमने इसको बदला उस फॉर्म में जो कि हमारी डीलिंग के लिए चाहिए। अब इसको कंपेयर करो अपने y1 के साथ में। क्या दिख रहा है तुमको दोस्त? यहां पे π/3, यहां पे π/3 दिखा कि नहीं दिखा? दिखा तो जूम करो एकदम। और ये π/3 यानी दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या हो गया? 0। 0 हो गया तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो 10 + 10 कितना हुआ? 20। तो आंसर आया आपका 20। बहुत बढ़िया, समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमें दिया गया है इस क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स with phase difference of 60 degree in a wave of frequency 500 Hz is 6 meter. Velocity with which wave is traveling. वेव की वेलोसिटी हमसे मांगी है। वेव की वेलोसिटी के लिए हमको दोनों पॉइंट्स के बीच का फेज डिफरेंस दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है 6 मीटर। तो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस डेल्टा एक्स 6 मीटर दिया हुआ है।
डेल्टा फाई हमको 60 डिग्री दिया हुआ है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, क्या हम जानते हैं? तो हम जानते हैं डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। रखेंगे तो डेल्टा फाई की वैल्यू जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है 60 डिग्री है, तो यहां पे आप 60 डिग्री रखोगे क्या? नहीं ना, पाई को उड़ाना है तो क्या रखोगे? इसको पाई बाय 3 रखोगे, इसको 2 पाई बाय लैम्डा लिखोगे, इसको 6 लिखोगे, तो पाई से पाई जाएगा, लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा भाई? लैम्डा बराबर आ जाएगा 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, ये कितना आ गया? 36। ये 36 आ गया तो V बराबर एफ लैम्डा, बच्चा जानता है एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है? 500 इंटू 36 कर लो। आंसर किलोमीटर में मांगा है मुन्ना, ध्यान रखना इस बात का, किलोमीटर में माना यानी 10 की पावर 3। बाकी सब जगह तुम SI यूनिट रख रहे हो, लेकिन यहां पर तुमको किलोमीटर में आंसर देना है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 18 करके भी देख सकते हो। 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 18 तो दिख ही रहा है ना, 18 किलोमीटर पर सेकंड आएगा। अब मुझे कैसे मालूम कि क्वेश्चन ऐसे ही करना है? जेईई मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई, तो स्पीड तो चाहिए ही होगी। क्वेश्चन में करना क्या है तुमको कि दिया हुआ है फेज डिफरेंस, सोचो काहे दिया है तुम्हें, दी हुई है डिस्टेंस काहे दिया हुआ है तुम्हें, दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी क्यों दिया हुआ है? अरे भैया तो V मांगा, दिमाग लगाओ, V बराबर एफ लैम्डा होता है। लैम्डा कहां से लाओगे? एफ तुमको दे दिया, तो लैम्डा लाने की जुगाड़ ही तो तुमको करनी थी मोहन प्यारे। तो लैम्डा की जुगाड़ कहां से होगी? इस रिलेशन से, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है स्टील वायर विद मास पर यूनिट लेंथ इतना, टेंशन दिया हुआ है इतना, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव पूछा है। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव यानी कि आपको अपने क्वेश्चन के अंदर फटाफट क्वेश्चन पढ़ते ही देखो क्या दिया हुआ है। ये आपको दिया है म्यू, टेंशन दिया हुआ है इतना, तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला बच्चा जानता है, v बराबर रूट टी बाय म्यू। इसी स्पीड से फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसी स्पीड से फॉर्मूले लगाने आने चाहिए, तब आएगा जीवन का असली मजा, अदरवाइज तो सब बेकार है। तो रखेंगे वैल्यू, इसमें डालो 70, इसमें डालो 7 इंटू 10⁻³ कैलकुलेशन बहुत ही आसान, कोई भी करके देख सकता है। क्या आंसर आएगा? 100 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्वेश्चन फॉर्मूला बेस, क्वेश्चन के अंदर डेटा, और ये झूठ नहीं सच्चाई है कि क्वेश्चन जो है मैंने इतना बड़ा सेक्शन दिखाया वेव इक्वेशन और वेव वेलोसिटी का, पर तुम देखो सवाल देख के कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? मैं भी कर सकता हूं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट इज 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन में हमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, मास ऑफ स्ट्रिंग हमको दिया है 18 ग्राम, लीनियर मास डेंसिटी म्यू हमको दिया है 20 ग्राम पर मीटर। तो यहाँ पे मास ऑफ स्ट्रिंग भी दिया है, लीनियर मास डेंसिटी भी दिया है। जनरली हम पाते हैं कि सवालों में या तो मास दिया जाता है या लीनियर मास डेंसिटी दिया जाता है। यार दोनों चीजें देता कौन है आज के जमाने में? तो कुछ तो लोचा है। फिर पूछा है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, तो जरा शुरू करें स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब दोनों रिजिड सपोर्ट पे आपकी रस्सी लगी हुई हो, स्टैंडिंग वेव का सवाल है, समझ गए ना? वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन 2 सपोर्ट्स है ना, बिटवीन 2 एंड्स, तो वो वाला सवाल है। क्या होता है फॉर्मूला? V/2L। V/2L में अब L कहां से लाओगे यार? यही तो बात थी जिसके लिए मैंने बोला था। यहां पे देखो म्यू बराबर होता है M/L, तो L बराबर हो जाएगा M/μ, M/μ हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये M हो जाएगा, और म्यू मुझे लगता है दोस्त ऊपर चला जाएगा, तो म्यू को ऊपर भेजने का, म्यू ऊपर भेज दिया। अब V की वैल्यू लिखने का, V की वैल्यू क्या होती है? T/μ। तो हमारे पास T की वैल्यू है क्या? क्वेश्चन में हमको कहीं पे दिया हुआ है क्या? नहीं, हमसे V ही मांगा है। कर क्या रहे हो यार? V ही मांगा, तुम जबरदस्ती सवाल को खींच रहे हो। सीधे सीधे सॉल्व कर दो।
तो यहां पे बस ये काम करने को रह गया। अब v की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया 100 m बाय म्यू। m अपने पास है कि नहीं है दोस्त, बिल्कुल है। म्यू अपने पास है कि नहीं है दोस्त, बिल्कुल है। और यूनिट भी देखो, ये ग्राम वो ग्राम, तो ग्राम से है ग्राम। तो यहां से v की वैल्यू हम निकाल लेंगे। सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलता है 90। दिख भी रहा है हमको डेटा के अंदर 2 नाम 18, तो ऑब्वियसली 9 वाला टर्म आएगा ही क्वेश्चन में। ठीक, समझ में आया सब लोगों को। क्वेश्चन ने बहुत ही स्टाइल से वेलोसिटी और आपका जो स्टैंडिंग वेव का कंसेप्ट है उन दोनों को मर्ज कर दिया। ऐसे कोई एकदम सीधी लाइन मैं नहीं खींच सकता सिलेबस के अंदर, लेकिन फिर भी हमने जो बाइफर्गेशन किया है वो टॉपिक की मेजॉरिटी को देखकर ही किया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला सवाल जो हमको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा है कि सर्टेन ऑर्गन पाइप द फर्स्ट 3 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज आर इन द रेशियो 1:3:5 if the frequency of the fifth harmonic is 405 and the speed of sound in air is this, the length of the organ pipe is this। तो आप समझ रहे हैं यहां पे कि F1 F2 F3 का रेशो आपको 1:3:5 दिया है और फिफ्थ हार्मोनिक यानी 5V/4L की वैल्यू आपको दी हुई है फॉर अ सर्टेन ऑर्गन पाइप। तो सर्टेन ऑर्गन पाइप में हमको ये नहीं दिया कि ओपन है या क्लोज, तो हमारे पास चॉइस है कि हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं। वैसे हमको दिख रहा है कि 1:3:5 है, यानी कि ये कौन सा वाला केस हो गया, ये हो गया क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वाला केस, क्योंकि आपको मालूम है वहां पे केवल ऑड हार्मोनिक्स ही पॉसिबल होते हैं। तो 5V/4L की वैल्यू जो है वो आपको 405 दी हुई है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। V की वैल्यू भी आपको दे दी है, तो बचा क्या मेरे लाल, लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, तो 4 ये हो जाएगा। कैलकुलेशन ही है बस, और कुछ नहीं है सवाल में। क्या कैलकुलेशन है, L को इधर भेजा, 5V/4 × 405। 5 × V का वैल्यू किधर गया, 324 रखने का, 4 × 405 करने का। सॉल्व करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा बच्चा लोग, क्या मिलेगा आंसर 1। सॉल्व करके भी देख सकते हो, डेटा जो है वो आपस में कटने वाला है पूरे तरीके से, तो हमको ऑब्वियसली लेंथ 1 मीटर मिलेगा। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगले इस क्वेश्चन में हमको कहा है एक्सपेरिमेंट विद सोनोमीटर, व्हेन अ मास ऑफ 180 ग्राम इज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग इट वाइब्रेट्स विद। मास हमने अटैच किया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज। बात पकड़ लो, फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल का फॉर्मूला V/2L, V/2L में V का वैल्यू T/μ और T का वैल्यू यहाँ पे कितना मास दिया हुआ है 180 ग्राम। तो 180 ग्राम को हम mg लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हुआ आपका 180 10⁻³ 0.18। तो ग्राम को तो पहले आप बदल लो किलोग्राम में और फिर इसको g से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं बोला तो g का वैल्यू 10 मानने का। म्यू की वैल्यू अपने को नहीं पता दोस्त, तो म्यू की वैल्यू ऐसे ही रख दो। कहीं दी हुई दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। तो क्वेश्चन में कहा है कि जब ऐसी परिस्थितियां हैं तब तो ये वाइब्रेट कर रहा है 30 से, तो 30 ले लेंगे यहाँ पे, 30 से वाइब्रेट कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब बोला है कि मास हम अटैच करते हैं तो स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है 50 से, मतलब मैं गलत नहीं पढ़ता हूं यार, नीचे वाला वैल्यू पढ़ लिया था, बस इतनी सी बात थी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने क्वेश्चन में ना L बदला है ना म्यू बदला है, जो हमने बदला है वो कौन है, हमारी टेंशन। टेंशन बदली है, इसलिए क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। तो हम सीधे सीधे एक काम नहीं कर सकते, हम रेशो ले लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 180 × 10⁻³ आंसर काहे में मांगा है अपने से, ग्राम में मांगा है। अगर ग्राम में मांगा है दोस्त तो 10⁻³ भी नहीं लिखना, इसे कहते हैं काम चालाकी से करना। कम से कम ऐसा डेटा पकड़ो जिसमें कि कैलकुलेशन फास्ट हो सके। तो यहाँ पे 180 GB लेने की जरूरत नहीं, GB ऊपर नीचे, हाँ जी कट गया जी, और यहाँ नीचे आ जाएगा। अब आपको बोला है कि मास m अटैच किया है, तो मास m मान लेते हैं, ये होगा, रेशो आएगा 3:5।
स्क्वायर ऑन बोथ साइड, m का वैल्यू हम क्या ले लेंगे 25, ये हो गया 180, ये हो गया 3, ये हो गया। भाई मैं मुंह से भी बोल रहा हूं कि ये 25 है, बाद में मत बोलना मुझे कि अरे सर ये हमको 28 दिख रहा था। तो मैं 28 दिख कह सकता जब मैं 25 बोल रहा हूं, ठीक है। तो 25 ये हुआ, स्क्वायर करके इधर भेजा है, 25 इंटू 180 डिवाइड बाय 3। 3 कैसे रहेगा यार, बोलते नहीं हो कि कैलकुलेशन में सर यहाँ 3 नहीं आएगा, यहां आएगा 9। तो स्क्वायर करते एक बार फिर चेक कर लो, जेईई मेंस के अंदर कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना भाई। आसान है लेकिन जल्दबाजी में दुर्घटना हो सकती है, तो दुर्घटना नहीं चाहिए अपने को। सवाल हम जल्दी सॉल्व करें लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें, ये हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। तो यहां पे फिर से एक बार देख लेते हैं, 9 ये 25, ये 25 इंटू 180 डिवाइड बाय 9। अब सब सही जा रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 दूनी 18 और मुझे यहाँ पे 5 का फिगर आता हुआ दिख रहा है, ये रहा हमारा सही आंसर। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये रहा हमारा क्वेश्चन जिसके अंदर हमसे पूछा गया था अटैच मास की वैल्यू क्या होगी। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर जो यूज किया वो सिंपल बात है, इसको मैं तूफानी रफ्तार से बुकिश लैंग्वेज में बोलूं तो सिंस म्यू एंड एल आर कांस्टेंट तो V प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m, सीधे ऐसे कर सकते थे। सोनोमीटर के प्रिंसिपल भी आपने पढ़े होंगे, लॉ पढ़े हैं ना सोनोमीटर के लॉज, तो सोनोमीटर के लॉज के अंदर ये बात हम पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ टेंशन, अरे कैसे कैसे लॉज है उसमें, वो सब यही तो हैं कि एक पैरा 2 पैरामीटर कांस्टेंट रख दिए, तीसरे के ऊपर डिपेंडेंसी निकाल ली। तो हमने उसको यूज किया और हमारा आंसर ये रहा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है एक गिटार स्ट्रिंग है, उसका लेंथ 90 सेंटीमीटर है, वाइब्रेट कर रहा है विद अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 120 हर्ट्ज। तो ठीक है दोस्त, फ्रीक्वेंसी अपने को 120 हर्ट्ज दी है और इसकी लेंथ 90 सेंटीमीटर, फंडामेंटल बोला यानी कि ये V/12 का केस है जिसके अंदर L अपने को 90 सेंटीमीटर लेनी है। तो वो भी ले डालो, देर किस बात की है, इंतजार नहीं करना अपने को किसी का। तो यहां पे 0.9 ले लेते क्योंकि मैं मीटर में डील कर रहा हूं। अब क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्रोड्यूसिंग अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 180 हर्ट्ज। तो अगर मुझे फंडामेंटल ही चाहिए 180 हर्ट्ज की, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, यानी V के अंदर कोई हमसे चेंज नहीं मांग रहा है, तो यहां पे मान लेते हैं कि लेंथ होगी L। फंडामेंटल बोला जा रहा है यानी डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन ओनली। तो हमें यहाँ पे वैसे भी फॉर्मूला दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी और लेंथ का ये रिश्ता क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी और लेंथ का ये रिश्ता F प्रोपोर्शनल टू 1/L कहलाता है। तो हम उसे भी यूज कर सकते थे, खैर कोई बात नहीं, इंसान ठोकर से ही सीखता है। तो 12/18 हमने लगाया, यहां पे आ जाएगा हमारा 0.9 नीचे और L चला जाएगा हमारा ऊपर। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, सॉल्व करेंगे तो हमें लेंथ मिलेगा। अब हमने यहाँ पे क्योंकि ये 0.9 मीटर में ले लिया है तो हमारा आंसर भी मीटर में आएगा, लेकिन ध्यान दो क्वेश्चन में सेंटीमीटर में पूछा है, तो अपने को होश जो है वो नहीं खोना है जोश के अंदर। क्लियर है? तो सॉल्व करेंगे तो लेंथ हमारा आएगा 60। आप वैसे देख सकते हो कि पॉइंट वाला सिस्टम रखते तो हमारा जो आंसर आता वो डेसिमल में आता, लेकिन हम सेंटीमीटर में आंसर देंगे तो दैट विल बी कम आउट 60। समझ में आया? तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमको कहा गया है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस टू द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन गैस एट द सेम टेम्परेचर। पहली बात तो भाई लोग यहाँ पे ये समझ लो कि स्पीड का जो फॉर्मूला है साउंड का, उसमें आपको कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं V बराबर √γ/RT/m होता है। इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या बदलने जा रहा है, क्या सवाल ने टेम्परेचर सेम बोल दिया, हटा दो इसको। फिर R तो कांस्टेंट है, इसको भी हटा दो। कहानी आके अटकी किसके ऊपर, गामा के ऊपर। गामा के अंदर भी हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का मतलब H2 हो गया, ऑक्सीजन का मतलब O2 हो गया। डाई एटॉमिक गैसेज हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आर सेम, गामा विल बी सेम। तो कहानी आके कहां अटकी, ये चीजें पहली बार में ही अगर सोच लोगे
तो फिर आपको सवाल में अननेसेसरी डेटा के साथ डील करना नहीं पड़ेगा। उस डेटा को वहीं के वहीं उड़ा दो, उसको बिल्कुल फना कर दो, कुर्बान कर दो। तो क्या दिख रहा है यहां पे, V1 बाय V2 यानी अंडर रूट M1 बाय M2। M2 बोले तो ऑक्सीजन का मास, तो ऑक्सीजन का मास रखो यहां पे मॉलिक्यूलर मास, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये हो गया 32, और हाइड्रोजन के लिए लिख दोगे 2, ये हो गया 16। कितना प्यारा डेटा देते हैं यार, मजा ही आ जाता है जीवन का। तो अंडर रूट 16 कितना होता है, 4। तो V1 बाय V2 हमको मिल गया 4:1। ये हमको यहां से दिख रहा है, आंसर चेक कर ले, वाह 4:1। बात समझ में आई कि नहीं आई सब लोगों को? बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में हमको कहा है स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव पासिंग थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड मास 10 ग्राम इज 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमको स्पीड दिया हुआ है 50 है, बहुत बढ़िया। 50 डेटा 60 का है, तो वो लेंथ के लिए बोला गया है। ठीक है, तो पहले सबसे हम डेटा को नोट करके रख लेते हैं। हमें दिया गया है ये 60 मीटर पर सेकेंड, और स्ट्रिंग का लेंथ हमको दिया गया है 50 सेंटीमीटर, और हमको क्या दिया गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि यंग मॉडुलस, ओके यंग मॉडुलस भी आ गया 1.2 इंटू 10⁻11। अब इसके बाद कहा गया एक्सटेंशन ऑफ द वायर ओवर इट्स नेचुरल लेंथ ड्यू टू इट्स टेंशन विल बी। तो टेंशन के कारण जो एक्सटेंशन है वो हमको दिया गया है, वैल्यू ऑफ एक्स हमसे मांगा गया है। तो इन सभी गवाहों और सबूतों के मद्देनजर माय लॉर्ड हमें दिख रहा है कि हमें कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है। समझ में आया केस के नहीं आया? गवाह और सबूत क्या बता रहे हैं? बता ये रहे हैं कि V का फॉर्मूला इन केस ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, क्या होता है, √T/μ। और बचपन में इलास्टिसिटी में हमने पढ़ा था, बचपन में मतलब 11th क्लास में, बचपन ही तो हो गया जेई की प्रिपरेशन में। तो T बराबर क्या पढ़ा था हमने, YA डेल्टा L/L। तो देखो हमारे पास कहानी के सारे किरदार हैं। हमारे पास Y है, हाँ है, हमारे पास A है, हाँ है, डेल्टा L हमें पूछा है, L की वैल्यू भी हमको दी है। अब बचा ये म्यू, इस म्यू का क्या करना है, ये कहीं, अरे मास दिया है, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, म्यू की वैल्यू क्या रखेंगे, M/L। अरे कुछ है ही नहीं जो हमारी अप्रोच में ना हो। 10 ग्राम मास है, लेंथ 50 सेंटीमीटर है, ग्राम पर सेंटीमीटर में रखोगे तो कितना आ जाएगा भाई लोग, 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर। सही लिखा है ना, कैलकुलेशन एकदम 1/5 की वैल्यू लिखेंगे तो 0.2 आएगा, 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर। पर अपने को आंसर मीटर में मांगा है, तो मीटर में बदलने का, तो 0.2 इंटू 10⁻³ kg के लिए हो गया, 10⁻⁻² इधर से हो गया, -2 को ऊपर भेज दो, -2 बन जाएगा, +2 +2 बन जाएगा, तो -3 + 2 -1 बन जाएगा, तो ये 2 इंटू 10⁻² आ जाएगा। यस और नो? तो हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई। कैलकुलेशन में यार बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये बिल्कुल समझ लेना, एकदम छोटे बच्चों की तरह +2 -2 ऐसे बिल्कुल बोल बोल के करनी होती है कैलकुलेशन। बुरा मानने की कोई बात नहीं है इसमें, बुरा क्या मानना है, अपने को जिससे मतलब है वो है अपने मार्क्स, क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो मुझे भी इस बात को बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं कैलकुलेशन एकदम ऐसे -3 के ऊपर +2 गया तो माइनस होना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गलती हो उससे बेहतर है कि हम अपनी कैलकुलेशन को वर्बली करें। और आपने देखा जब हम वर्बल कैलकुलेशन करते हैं ना तो एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। फील किया है कि नहीं किया है? तो यहाँ पे अपने पास अब म्यू भी आ गया है, तो V के अंदर फॉर्मूले में हम रखेंगे तो YA डेल्टा L/L एक तरफ और 1/μ एक तरफ। इनफैक्ट यार अगर हम म्यू की वैल्यू डाल देते मजा ही आ जाता, फालतू टाइम पास किया अपन ने। म्यू की वैल्यू डाल देते तो मतलब क्या दिख गया सर आपको, म्यू की वैल्यू में मुझे ये दिख गया दोस्त कि इसको अगर मैं लिख देता M/L, तो L से L उड़ा डाला, लाइव झिंगा लाला, तो ये कट गया। अब क्या बचा अपने पास, Y है, A है, M है, भगवान का दिया सब कुछ है अपने पास। तो बस अपने को डेल्टा L निकालना है, यहां से स्क्वायर ऑन बोथ साइड, V² YA बराबर डेल्टा L। M भी तो रह गया, M ऊपर भेज दो,
तो ये हमारे पास फाइनली आया निकल के, जो हमको सॉल्व करना है डेल्टा एल के लिए। एक बार फिर चेक कर लूं, वी स्क्वायर एम ऊपर भेजा, वाई ए नीचे गया, बिल्कुल सही है। तो अपने पास एम है, बिल्कुल है, वी की वैल्यू है, बिल्कुल है, वाई की वैल्यू है, ए की वैल्यू है। ध्यान रहे मीटर को आपको मीटर में बदलना है, तो इसको 10 की पावर -3 और 2 तो 10 की पावर -6 रखेंगे। सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एल की वैल्यू हमको x इंटू 10 की पावर -5 की फॉर्म में मिलेगी। सो x विल बी 15। ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, और जो कैलकुलेशन नहीं कर सकता तो मैं आगे नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आप जा रहे हो जेईई मेंस देने, और अगर आप जेईई मेंस देने जा रहे हो और जेईई मेंस देने के लिए इस क्वेश्चन को देख रहे हो, तो इट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू दैट यू विल डू दिस कैलकुलेशन इजीली, फ्रीक्वेंटली एंड कन्वीनियंटली विदाउट एनी हसल। तो आया समझ में? तो डेल्टा एल का वैल्यू पहुंचना कैसे है यहां तक, उसका रास्ता मैंने आपको दिखाया, और ये भी बताया कि ये कैलकुलेशन जो मैंने ऊपर कर डाली। अब देखो भाई, सीधी बात ये है कि एग्जाम जो दे रहा होता है उसके दिमाग का आरपीएम जो है वो यहां जो मेरा आरपीएम है उससे भी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए सेकंड मैटर करता है। यहां तो मैं पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूं, समझाने के लिए समझा रहा हूं, बताने के लिए बता रहा हूं, लेकिन वहां पे आप ये सब काम अपने वन गोल के लिए, अपने वन एम के लिए, अपने वन टारगेट के लिए कर रहे होगे, दैट इज योर सिलेक्शन। सो वहां पे आप जो है ये बहुत तेजी से सोचते हो कि अरे ये सब डेटा रखने की जरूरत क्या, अगर मैं इस वैल्यू के अंदर ये डाल दूं तो एल से एल कट जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमको दिया गया है वायर का लेंथ है 30 सेंटीमीटर, स्ट्रेच किया गया है बिटवीन रिजिड सपोर्ट्स। इसका nth और n+1th हार्मोनिक है 400 हर्ट्ज एंड 450 हर्ट्ज। टेंशन इन स्ट्रिंग जो है वो हमको दिया है, लीनियर मास डेंसिटी हमसे पूछा है। तो वायर का लेंथ क्वेश्चन में हमको दिया गया है, nth हार्मोनिक क्वेश्चन में दो रिजिड सपोर्ट के बीच में ये बोला है कि फिक्स किया गया है, तो nth हार्मोनिक होगा nv/12, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में 400, और n+v/12 n+1v/12 का वैल्यू हमको दिया है 450। तो यहां पे हमें रेशो लेने पर क्या मिलेगा? v से v कट जाएगा, l से l कट जाएगा, n/n+1 का वैल्यू 40/45, और अगर 5 से देखें तो 8/9, 9n बराबर 8n+8, तो n बराबर 8 मिल जाएगा। और अगर n बराबर 8 मिल जाएगा तो वापस चलते हैं इस फॉर्मूले की तरफ। कर क्या रहे हो सर, खेल क्या रहे हो क्या रहा है, ये तो हमको बता दो। हो ये रहा है दोस्त के तुमसे मांगी है म्यू, म्यू निकालने के लिए तुम्हें v बराबर √t/μ यूज करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे पास v है नहीं, तो v लाएंगे कहां से? तो पहले ये n की मिस्ट्री समझाओ ना, n की मिस्ट्री सॉल्व करनी पड़ेगी। तो सवाल में ये n और n+1th बोल के एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा दिया हमारा। पर हम कौन से ऐसे कच्चे वो खिलाड़ी हैं, हम भी तो तपे हुए हैं आज प्रिपरेशन की आग में, कुंदन बन के आए हैं, हम चमक के दिखाएंगे। तो फिर यहां पे हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? 8v/12 बराबर 400, यहां पे जोड़ता हो वो उड़ा दो, यहां पे ये मिल गया v बराबर 100l, v बराबर √t/μ बराबर 100l। तो t की वैल्यू अपने को क्या मांगा? म्यू, तो म्यू की वैल्यू आ गई t अपॉन ये हो गया 10 की पावर 4l। क्यों? क्योंकि 10 की पावर 2 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर 4, और एल स्क्वायर भी तो आएगा। बोलते नहीं हो यार, का इंतजार करते हो कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए फिर हम पॉइंट आउट करें, ओलो सॉल्व देखो इधर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। तो यहां पे करते ना, ऐसे क्लास में नहीं करते, एकदम पेशेंटली बैठ के देखते रहते क्या कर रहे हो, करो, अच्छा चलो बताओ बताओ, और एक प्लस माइनस मिल गया तो एकदम मजा आ जाता है जीवन का कि अल्ले सर की गलती हमने ढूंढ ली। आनंद ही अलग है उसका कि आपको भी हम कुछ सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए स्वागत है इसका भी, बताइए। तो म्यू की वैल्यू यहां पे मिली t/10⁴
एल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू डालने का है, अपने को टी की वैल्यू दी हुई है 2700 न्यूटन, 2700 न्यूटन रखेंगे। देख रहे हो ना, कचरा कैलकुलेशन करने के बाद कैसा खराब सा लगता है कि यार यहां पहुंच गए, अब ये काम हम कर सकते हैं, छोड़ दो आप हमारे लिए, प्लीज छोड़ दो, हम करेंगे, वी विल डू दैट। करोगे तो बहुत ही बढ़िया बात है, सॉल्व करेंगे तो म्यू का वैल्यू हमको मिलेगा इतना। बात समझ में आ रही है? वैसे भी दिख रहा है 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो आंसर तो आएगा यही बाबू, कहीं ना जाने का। समझ में आ गई सब लोगों? ध्यान ये रखना है कि ये सेंटीमीटर में है, तो जब यहां वैल्यू रखोगे तो गड़बड़ मत करना, क्योंकि ये सेंटीमीटर है और ये ऐसा ही है। मैं बता रहा हूं ना, जेईई मेंस के कुछ पैंतरे हैं, जिन पैंतरों को आप पहचान लो। उन पैंतरों में यूनिट का खेल बहुत जबरदस्त है। डेटा दे दो, एसआई का क्वेश्चन आंसर मांग लो सीजीएस में, या डेटा दे दो सीजीएस का आंसर मान लो एसआई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y बराबर 2 sin ओमेगा t माइनस के एक्स, वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इन सेंटीमीटर फॉर विच द वेव वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। बहुत ही शानदार कंसेप्ट क्वेश्चन लेके आया है। आपकी वेव की वेलोसिटी को पार्टिकल की वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर रखने को क्वेश्चन बोल रहा है। तो सबसे पहले, अब जिसको यहां पे फॉर्मूलों की दिक्कत है, फॉर्मूलों की किल्लत है, वो तो भाई फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो सोच लोगे कि वेलोसिटी ऑफ वेव हो गया ओमेगा बाई के, लेकिन जब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की बारी होगी, पार्टिकल, तो पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम पूछी है भाई। पता है ना कि जब वेव ट्रांसफर चलती है तो पार्टिकल एसएचएम कर रहे होते हैं इन केस ऑफ साइन। तो ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं यार, हमको सब पता है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ए ओमेगा। तो ए ओमेगा लगाएंगे तो ओमेगा से ओमेगा उड़ जाएगा। अब हमको मांगा है लैम्डा, के की वैल्यू हम रखेंगे तो 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा ऊपर चला जाएगा तो लैम्डा यहां पे हमको 2 पाई ए मिल जाएगा। 2 पाई ए में ए की वैल्यू क्या दी हुई है इक्वेशन के अंदर? 2, तो हम इसको रखेंगे तो लैम्डा मिल जाएगा 4 पाई। ये खुद सेंटीमीटर में है तो एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में है, एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में है तो लैम्डा भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में। तो 4 पाई क्या आएगा? ऑप्शन फर्स्ट। बात समझ में आई? लेकिन छोटी सी बात थी कि ये रिलेशन, ये रिश्ता क्या कहलाता है, पता होना जरूरी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको दिया है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे। ध्यान रहे, ये जो गड़बड़ होती है, ये आपको 2 पाई बाहर लिखकर दे दिया या ब्रैकेट के बाहर कुछ भी लिखकर दे दिया, तो इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना हमको नहीं भूलना है। तो हम इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, ये हमको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में बोला मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। आप देख रहे हो कि मैं अलग अलग क्वेश्चन उठा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ट्रेंड आपको दिखने लग गया होगा, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, 2023 में क्या हो रहा था, 2022 में क्या हो रहा था। और मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं रिपीटेटिव क्वेश्चन ना पकड़ूं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जरा भी फिरकी लेने की अगर किसी ने सोची है तो उन क्वेश्चन को हम जरूर पकड़ें। तो यहां क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन में आपको फिरकी फिर से दी गई है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी विल बी 4 टाइम्स। तो वेव की वेलोसिटी का 4 टाइम्स विल बी 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी है आपकी पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी, ऐसा सवाल बोल रहा है। तो ये लिखेंगे वेव की वेलोसिटी ओमेगा बाई के, पार्टिकल की वेलोसिटी लिखेंगे ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा उड़ाएंगे तो 4 बाई के बराबर हमारे पास बचेगा ए। तो हमें यहां पे क्या मांगा है? अब अपने पास क्या है? वेव वेलोसिटी डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। वंस अगेन हमसे वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ही मांगी है, तो के की वैल्यू लिखते हैं 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा ऊपर चला गया, 2 से 2 कट गया, बराबर ए। ये दिख रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू लिखने जाएंगे तो ए पाई बाय 2 ये आएगा। ए कहां से लाएंगे? अपने पास ए है क्या? तो मैं जबरदस्ती थका रहा था तुमको कि भाई ये कर देना, वो कर देना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मालूम पड़ रहा है इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल सही पहचाना बेटा, जरूरत नहीं थी, लेकिन वार्निंग देना मेरा काम है कि अगर कभी इस पर खेल हो जाए तो आप ऐसे निरीह प्राणी की तरह ना वो हो जाओ। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर खेल हो सकता है, बाहर लिखा गया तो अंदर मल्टीप्लिकेशन की जरूरत
पढ़ सकती है। इस क्वेश्चन में नहीं पढ़ी, वो बहुत अच्छी बात है। तो ये सेंटीमीटर में है, अपने से वैल्यू ऑफ वेवलेंथ मांगा है, यूनिट नहीं दिख रही तो मान लेते सेंटीमीटर ही होगी। तो ये 10 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 हो गया, तो 5 पाई आना चाहिए अपने हिसाब से। मैं 5 बोल रहा हूं मुंह से भाई, ये मत बोलना हैंड राइटिंग सर हैंड राइटिंग। तो देख लो भाई ये 5 ही है। तो ये कितना आया, लैम्डा की वैल्यू 5 पाई। कौन सा ऑप्शन हुआ, सेकंड ऑप्शन। यस, आया समझ में सब लोगों को। अरे खुशी तो मिलनी ही चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। मेरे साथ साथ मैं अकेला ही थोड़ा ना कर रहा हूं, कितने लोग सॉल्व कर रहे होंगे, और जो लोग सॉल्व कर रहे होंगे उन लोगों ने डेफिनेटली आंसर जो है वो निकाला भी होगा और वो बताना भी चाह रहे होंगे। पर सर सुनो तो सही, हमारा आंसर क्या आया, समझ में आया सब लोगों को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमको दिया गया है दो वेव्स की इक्वेशन है। ये वेव साइमल्टेनियसली पास कर रही है स्ट्रिंग से, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव हमसे मांगा गया है। तो यहां इस क्वेश्चन के अंदर क्या खास बात है, खास बात यह है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमें ये अजीब सा डेटा 1.5 दिया हुआ है। इसको देखकर हमें थोड़ी सी फील नहीं आ रही यार ये क्या, मतलब क्या करना क्या। हमें यहाँ पे एंगल देखने की आदत है, तो आदत बदल डालो, क्योंकि एग्जाम की आदत है कि आपको जो रटाया पढ़ाया सिखाया जाए उसको पलटी खिला दे। तो पलटी खिलाई है सवाल ने और कुछ नहीं किया है। यहां पे आप क्या करो, सबसे पहले तो जो मैंने आपको कहा है कि आप अंदर मल्टीप्लिकेशन करो। इस क्वेश्चन के अंदर हमको एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव बताने के लिए बेसिकली चाहिए क्या होगा, हम एम्पलीट्यूड लिखने जाएंगे तो हमको चाहिए होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्वाहा, अरे नहीं स्वाहा नहीं, 2ab cos डेल्टा फाई जजमान। तो यहां पे डेल्टा फाई डालना है अपने को। बेसिकली डेल्टा फाई क्या होता है, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, यहां पे हम देख सकते हैं 2 पाई इंटू 3/2, 2 से 2 उड़ा डाला तो लाई झिंगा लाला। तो 3 पाई का फेज डिफरेंस, 3 पाई का मतलब समझ रहे हो, कॉस पाई कॉस 2 पाई। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। मैं कैलकुलेशन बीच में छोड़ दूं क्या, नहीं, cos 3 पाई लिख दूं, सीधे सीधे एम्पलीट्यूड लिख सकते हो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 दैट मेक्स इट 2। है क्या ऑप्शन में, है पहला आंसर ही है 2। कैसे आया, क्यों आया, समझ आया कि नहीं आया, आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमको दिया है फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब हम समझ गए, ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब है कि हमारे सारे हार्मोनिक्स इवन एंड ऑड प्रेजेंट होंगे। और फर्स्ट ओवरटोन की बात करूं तो इसका मतलब हुआ 2v/2l, क्योंकि ओपन ऑर्गन पाइप है। तो आप कहानी समझ गए ना, ओपन ऑर्गन पाइप की फॉर्मूले रिकॉल करने हैं। तो यहां पे इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब बोला है कि लेंथ ऑफ क्लोज, इसका मतलब दोनों तरफ का एल सेम नहीं है। तो लेंथ ऑफ ओपन, लेंथ ऑफ क्लोज। अब यहां पे आप ये देख सकते हो कि यहां जो वैल्यूज मैंने रखी हैं, ये वैल्यूज हमको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, और जिस स्पीड से यहाँ पे फॉर्मूले सोच रहे हैं उसी स्पीड से आपको भी फॉर्मूले सोचने हैं। और अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं देन इट मींस कि आपको रिवीजन की बहुत सख्त जरूरत है, और फॉर्मूलों को बहुत जल्दी जल्दी आपको रिकॉल करना आना चाहिए। तो यहां पे हमको दिख रहा है कि 2 से 2 कट जाएगा, v से v कट जाएगा। सो लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप विल बी जस्ट 4 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो लेंथ ऑफ क्लोज इज 20, सो इट विल बी 80। क्या दिया हुआ है आंसर, 80। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमको कहा गया है 20 ट्यूनिंग फॉर्क हमने अरेंज करे हैं इन अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। और हमको कहा है कि हर ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो 4 बीट्स दे रहा है अपने पहले वाले से, मतलब इसका जो प्रीवियस था उससे ये 4 बीट्स दे रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फॉर्क इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो हमें यह पूछा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फॉर्क क्या होगी। तो लास्ट फॉर्क की फ्रीक्वेंसी हम बाद में सोचते हैं, पहले लेट अस अज्यूम दैट
अज्यूम ये करते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क इज एफ, ऐसा मान ले। पहले ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी एफ हो गई, तो अगले की हो गई एफ प्लस 4, क्योंकि बोला है अपने पीछे वाले से 4 बीट्स हम दे रहे हैं, और ऐसा हम करेंगे 20 तक। तो पहले वाले में 4 आया, फिर दूसरे वाले में 4 2 जा 8 आया, तो 20 वाले में क्या आएगा, 20 वाले में आएगा f प्लस 19 इंटू 4। देखिए सेकंड वाले में आया 2 माइनस 1 इंटू 4, फिर तीसरे वाले में आएगा इसी तरीके से 3 माइनस 1, ऐसे करते करते 20th वाले के अंदर क्या आएगा, f प्लस 19 इंटू 4, क्योंकि ये 4 का डिफरेंस हमारा बढ़ता जा रहा है। अब बोला है इन दोनों के बीच में रिलेशन, क्या बोला है कि f प्लस 19 इंटू 4 इज इक्वल टू 2f, यानी जो लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी है वो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी की डबल है। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। f का वैल्यू हमको मिल जाएगा यहां से 19 इंटू 4, और हमें फ्रीक्वेंसी किसकी मांगी है, फर्स्ट वाले की या लास्ट वाले की। तो ये f तो हमने फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी मांगी है, लास्ट वाले की, लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के लिए इसको 2 टाइम्स कर देंगे, यानी 2 इंटू 19 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 152। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, समझ में आया होगा आपको क्लियरली। 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 9 जा 72 हो जाएगा, 8 और 7 15 हो जाएगा। क्लियर है सब लोगों को। इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक क्या खेली गई हम लोगों के साथ, ट्रिक ये खेली गई कि हमको, वैसे तो बहुत कोई मेजर प्ले नहीं हुआ, लेकिन 2 चीजें यहां पे हुई। मैथ्स का यूज किया गया, पहली बात इसको बताने में। अगर आपने यहां पे 20 इंटू 4 कर दिया ये सोचते हुए कि 20वें ट्यूनिंग फॉर्क तक पहुंचते हमारा 20 इंटू 4 हो जाएगा, तो वो पहली मिस्टेक है जो आप कर सकते हो। और दूसरी मिस्टेक है कि इसको इसका डबल लिखने में आप 2 इधर उधर लगा दो, बस इसके अलावा और कोई गड़बड़ नहीं है। अदरवाइज क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। देख सकते हो, कहने को बीट्स का सवाल है, लेकिन बीट्स का खेला जो है वो हुआ ही कितना। बीट्स का जो खेला होता है डेंजरस वाला, वो डॉपलर के साथ होता है, लेकिन चैन की एक बढ़िया गहरी सांस लीजिए, रीजन आपको पता है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है 340 हर्ट्ज, रेजोनेट्स कर रहा है फंडामेंटल मोड में विद एन एयर कॉलम of length 125 centimeter in a cylindrical tube closed at one end. When water is slowly poured in it, the minimum height of water required for observing resonance once again is. तो आप इस क्वेश्चन में ये समझिए कि बोला क्वेश्चन में आपको फंडामेंटल मोड है, लेकिन क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन, और मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सच्चाई है, बहुत ही वास्तविक सच्चाई है कि आप इसका आंसर फंडामेंटल मान के नहीं निकाल सकते। और ये केवल हम में दम है बोलने का, सीना ठोक के बोलने का, कि यहां पे साल भी लिखा है, लैंग्वेज भी लिखी है, चेक भी कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी आंसर नहीं मिलेगा भाई। क्योंकि आप क्वेश्चन का बेसिक समझो। क्वेश्चन में बोला है कि आपकी 125 सेंटीमीटर है, एक तरफ से बंद है, अब आप उसमें पानी और भर रहे हो, पानी और भरोगे तो आपकी लेंथ पहले से कम होगी या ज्यादा होगी। अगर लेंथ कम होगी तो आपका वाटर लेवल ऊपर आने पर आपका रेजोनेंस जो आएगा वो कम लेंथ पे आएगा। आपको मालूम है ज्यादा लेंथ ज्यादा हार्मोनिक, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले आप फंडामेंटल पे थे, तो नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में 125 पर जब हम थे तो हम किसी हार्मोनिक पे थे, और फंडामेंटल पे अब हम आ रहे होंगे जब हम ऊपर की तरफ खिसक रहे हैं। तो मिनिमम हाइट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर रेजोनेंस, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो डेटा हमको दिया हुआ है इसके साथ में हम हार्मोनिक की बात कर लेते कि हार्मोनिक कौन सा है। तो हमें F बराबर, यहां पे हार्मोनिक चेक करना है NV/4L। F की वैल्यू है 340, N की वैल्यू पता नहीं, V की वैल्यू वंस अगेन 340, और ये है 4 इंटू 125, और 125 भी सेंटीमीटर का है, यानी कि वी कैन राइट इट डाउन 0.125।
तो 0.125 अगर मैं इसको लिख दूं तो मुझे क्या मिलता है, जरा देखिए, 0.125 ले लिया, 340 से 340 कट गया, n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 8 और 0 1, अप्रोक्सीमेटली मुझे दिख रहा है कि n की वैल्यू जो है वो 5 आ रही है, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस क्वेश्चन कि ये 5 है। अगर ये फिफ्थ हार्मोनिक था तो अगला हार्मोनिक हमें कब मिलेगा, थर्ड वाले पे मिलेगा। थर्ड वाले हार्मोनिक के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड वाले हार्मोनिक के लिए फ्रीक्वेंसी यही होनी चाहिए क्योंकि 340 के साथ रेजोनेट करना है, 3v/4l। अब हमारी जो लेंथ है वो हमें निकालनी है, l की वैल्यू हम लिखेंगे तो क्या आएगी, 3v/4 इंटू 340, यहाँ पे 3v का वैल्यू वंस अगेन 340, 4 इंटू 340, 340 से 340 कट गया तो 3/4 कितना आ गया, 0.75 आ गया, यानी 75 सेंटीमीटर। तो पहले लेंथ थी 125, अब आई 75। व्हाट्स द डिफरेंस, 7 और 5 12, 50 सेंटीमीटर का डिफरेंस आया कि नहीं आया। तो यहां पे सॉल्व करेंगे तो 50 सेंटीमीटर का डिफरेंस। एक बार मैं फिर बता दूं आपको इस क्वेश्चन में क्या हुआ। आपका पहले वाटर लेवल नीचे था, क्लोज एट वन एंड था, अब आपने उसमें पानी भरा, तो पानी भरने के बाद भी वही प्रैक्टिस होगी क्लोज्ड एंड वाली, पानी ऊपर की तरफ आएगा तो आप मान के चलो कि आपको पहले वाइब्रेशन के लिए बड़ी लेंथ मिल रही थी, अब जो लेंथ मिल रही है वो वाइब्रेशन के लिए कम मिल रही है। तो अगर आपको अब जो लेंथ मिल रही है वो वाइब्रेशन के लिए कम मिल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले ज्यादा हार्मोनिक पे थे और अब आप कम हार्मोनिक पे आए हो। हमने कैलकुलेशन करके ये निकाला कि पहले हमारा फिफ्थ हार्मोनिक था जिसके लिए हमको लेंथ दी गई थी, अगली बार हमको इसी फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट करना है तो हमें नेक्स्ट कब मिलेगा, तो फिफ्थ के बाद अगला हार्मोनिक कब आएगा जिसके साथ हम कहें रेजोनेंस होगा, थर्ड हार्मोनिक। तो इमीडिएट अगली लेंथ हमें जो मिल जाएगी, क्योंकि यही बोला है कि आपको कितना वाटर का हाइट चाहिए होगा। तो 125 कॉलम की हाइट थी, 75 आपने, तो आपका डिफरेंस कितना आया, 50 सेंटीमीटर। दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डेफिनेटली, एंड इट्स नॉट ओनली द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा, ये आपका इंटेलेक्ट जो है उसको भी चेक करता है कि आप लकीर के फकीर तो नहीं हो, घिसे पिटी सोच के तो नहीं हो, आपको जो लिखा उसके आगे आपका दिमाग नहीं चलता, ऐसी कोई भी समस्या हमारे साथ नहीं है। वी शुड बी गो विद द ब्रॉड माइंड, कि ब्रॉड माइंड के साथ जाएं, वहां पे खुले दिमाग से जाएं। क्वेश्चन जो कह रहा है उसको पढ़ रहे हैं, हमें मालूम है कि हमें जो क्वेश्चन ने कहा वो करना है, लेकिन अपना विवेक जो है उसका साथ हमको नहीं छोड़ना है, उसको हमें वाइजली यूज करना ही है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, क्वेश्चन में कहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस, जिसमें कि दो वेवलेंथ्स हमको दिए गए हैं 4.08 एंड 4.16 मीटर। ये प्रोड्यूस कर रहे हैं 40 बीट्स इन 12 सेकेंड। तो हमसे कहा गया है कि वेलोसिटी क्या होगा अगर ऐसा हमको मिल रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस इन विच टू वेवलेंथ्स हमको दिया है प्रोड्यूस 40 बीट्स इन 12 सेकेंड। वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी दोनों में कॉमन है, वेवलेंथ अलग अलग है, बीट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है। तो हमें पहले वाले के केस में मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी f1, दूसरे की फ्रीक्वेंसी f2। हमें बोला है कि 40 बीट्स मिलते हैं हमको 12 सेकेंड में, तो 12 सेकेंड में अगर हमको 40 बीट्स मिलते हैं तो एक सेकेंड में हमको कितने बीट्स मिलेंगे, 40/12। 40/12 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10/3। तो हमारी बीट फ्रीक्वेंसी आ गई 10/3। बीट फ्रीक्वेंसी 10/3 आ गई, यानी v/λ1 माइनस v/λ2 शुड इक्वल टू 10/3। L1 और L2 में से कौन बड़ा है, L1 छोटा है, तो सही लिखा है हमने। v कॉमन ले लेते हैं, इट विल बी 4.08 माइनस 4.16 10/3। मैं आपको बता दूं यहां हुआ क्या, हमें क्वेश्चन में वेलोसिटी मांगा है, हमें कहा गया है दो वेवलेंथ है, बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं दो वेवलेंथ्स के लिए ऐसे। तो हमने ये समझा कि यहां पे एक ही गैस है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस, दो वेवलेंथ है, तो यानी कि दो वेलोसिटी एक है, वेवलेंथ दो है, तो v बराबर एफ लैम्डा में हम समझ पा रहे हैं
कि लैम्डा के अकॉर्डिंग वी एफ में भी कोई ना कोई चेंज हुआ होगा, तभी एफ वी जो है वो सेम रहा होगा। तो वी बराबर एफ लैम्डा में हमारा लैम्डा बदला, यानी हमारा एफ भी बदला। एफ बदला तभी तो बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे बीट्स मिल रहे हैं। बीट्स की फ्रीक्वेंसी निकालना हमें यहाँ पे दिया गया है। तो ये आप जब बीट्स पढ़ते हो तो फंडामेंटल ऑफ बीट्स में आपको पढ़ाया जाता है। दिस आइडिया शुड बी क्लियर इन योर माइंड। हमेशा ऐसा ना हो कि आपको इक्वेशन दी गई और आप इक्वेशन के सब्ट्रैक्शन से ही निकाल सके कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या है। आपको इस तरीके से दी हुई इंफॉर्मेशन में भी इंटरप्रेट करके बीट की फ्रीक्वेंसी निकालना आना चाहिए। तो हम यहाँ पे बीट की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो 10/3 पाते हैं, और हम जानते हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा। तो वी आर यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, तो हमने यहाँ पे V/L1 V/L2 लिया, यहाँ पे हमने L1 और L2 की वैल्यू रख दी। आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे तो मैं यहाँ से उड़ के यहाँ जा रहा हूँ, बीच का पार्ट जो है मेरा वो कैलकुलेशन के लिए था। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 4.16 माइनस 4.08, 4.16 इंटू 4.08 और इधर 10/3। अब ये जो कैलकुलेशन है इसको आप लोग आराम से सॉल्व करके आप बता सकते हो कि v का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा। तो सॉल्व करने पर हमको मिलेगा हमारा आंसर। यहां आप देख सकते हो कैलकुलेशन के अंदर डेसिमल, और ऑप्शंस के अंदर आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे कई लोग जेईई मेंस दे के आते हैं तो वो बहुत ही ऐसी बातें हमें कई बार बताते हैं जिनको सुनकर हम ही शॉक्ड हो जाते कि भाई इसने ये सोचा कैसे। तो कई बार डेटा ऐसा होता है, कई बार ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि देख के कई बार लोग कम दिमाग चला के भी सही आंसर सोच लेते हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि दिस क्वेश्चन इज फुल ऑफ डोंकी वर्क, कि आपको ये सड़ी हुई कैलकुलेशन भी करनी है, आंसर जो है वो डेसिमल तक भी निकालना। लेकिन एक अच्छी बात है, अच्छी बात क्या है कि ऑप्शंस जो है वो आसपास नहीं है, ऑप्शंस के अंदर आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस नजर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए सिचुएशन जो है वो प्रॉब्लमेटिक ही होती है, उसके अंदर आपको ऑप्टिमिस्ट भी होना चाहिए कि उसमें अच्छा ही क्या है हमारे लिए, वो भी हम देखना जानते हो। चलिए, तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है वायर हैविंग लीनियर मास डेंसिटी, किलोग्राम पर मीटर में है, कोई गल नहीं। स्ट्रेच बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, ठीक है। टेंशन दिया है, वायर रेजोनेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। नेक्स्ट, हायर फ्रीक्वेंसी एट विच द सेम वायर रेजोनेट्स एट दिस, द लेंथ ऑफ द वायर। अब देखिए इस सवाल में बहुत ही चालाकी से इस बात को छुपा लिया गया कि आपका पहला रेजोनेंस किस फ्रीक्वेंसी के लिए हुआ, मतलब किस हार्मोनिक के लिए हुआ, और अगला क्या। अगर फंडामेंटल बोल देता तो बिल्कुल ऐसा लल्लू क्वेश्चन बन जाता, लेकिन क्वेश्चन ने छुपा ली ये बात। लेकिन अपने लिए 2 रिजिड सपोर्ट वाला सवाल है तो फिर भी अपन कर सकते हैं। एक हो जाएगा NV/2L, तो अपने को कहा गया कि उस केस में फ्रीक्वेंसी है 500, और अगली बार अपने को कहा गया N+1 V/2L, क्योंकि जब दोनों एंड से रस्सी फंसी होती है इस तरीके से तो हम जानते हैं कि उसके जो हार्मोनिक्स होते हैं वो इवन एंड ऑड बोथ होते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, लेकिन आपने देखा कि ऐसा सवाल हम कुछ ऐसा सवाल हम जो है पहले भी कहीं देख चुके होंगे। तो हमें यहाँ पे इनका रेशो लेना है, n/n+1, ये बन जाएगा 10/11, ये बन जाएगा 10n+10, ये बन जाएगा n बराबर 10। तो n बराबर 10 मिल गया दोस्त। तो 10V/2L के अंदर L है क्या अपने पास? L नहीं है, L ही तो मांगा है। और इधर V की वैल्यू अपन लिख देंगे T/μ। T/μ में 900 ये दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू अपने को 9 × 10⁻⁻4 दिया हुआ है। तो मैंने लिखा 10V/2L बराबर किसके, 500 हमको दिया है। तो यहां से हमारे पास एक ही चीज सॉल्व करने को रह गई, दैट इज L। तो आप देख सकते हो 9 से 9 कटेगा, 2 5 जा 10 होगा। कुछ अपने को 1 की ही फिगर का आंसर मिलना चाहिए। तो 10 मिला ना, 1 की फिगर मतलब 1 × 10⁻⁻ समथिंग टाइप है ना, मतलब 2 3 4 ऐसी कौन सी वैल्यू गैस कर सकते तो अपन गैस कर सकते। बाकी पावर्स है कैलकुलेशन में अपन इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आया समझ में हम लोगों को बहुत ही अच्छे से।
बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन में हमको दिया है ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है 250 हर्ट्ज से, हमसे कहा है लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट क्लोज्ड ऑर्गन पाइप दैट विल रेजोनेट विद द ट्यूनिंग फॉर्क। शॉर्टेस्ट का मतलब क्या हुआ? रेजोनेंस कॉलम ट्यूब अगर आपने पढ़ा है तो यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि शॉर्टेस्ट ट्यूब का मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात हो रही है। ये मैं ये कह रहा हूं, ये चीजें होती हैं, ये सीखने की बातें होती हैं। क्वेश्चन जो है हमेशा जरूरी नहीं कि वो कैलकुलेशन के मायने में या समझने के मायने में ही टफ हो, लैंग्वेज के मायने में भी वो कई बार हमारे साथ खेल करने की कोशिश करता है, तो हमें इससे भी अवेयर होना जरूरी है। तो शॉर्टेस्ट का मतलब हुआ इट इज टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल। फंडामेंटल के लिए ये 250 दिया हुआ है, एयर में स्पीड दिया हुआ है, एल का वैल्यू हमसे पूछा है लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट क्लोज। क्लोज्ड है तो क्लोज का मतलब ये हुआ भाई कि हमको यहां पे 4 लेना है। तो ये फॉर्मूले रखते वक्त हमको ध्यान रखना है कि हमसे ऐसी छोटी मोटी गलतियां ना हो। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो होता है वो वन एंड ओपन ऑफ स्ट्रिंग वाला होता है, और जो ओपन ऑर्गन पाइप होता है वो टू एंड्स फिक्स्ड वाला होता है स्ट्रिंग का केस। वैसे सिमिलैरिटी है दोनों में। तो यहां से हम एल की वैल्यू निकाल लेंगे, इट विल बी 340/4 इंटू 250। ये हमको दिख रहा है 25 4 जो होता है वो 100 होता है, तो 0.34 में सेंटीमीटर में कुछ वैल्यू हमको मिलनी चाहिए। तो समझ में आया सब लोगों को? ये हुआ हमारा ये क्वेश्चन। सो गाइज, ये थी हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस आज की। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चंस को देखकर आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग एंड साउंड वेव। इसी के साथ अब मैं आपसे अगले पार्ट में मिलूंगा जहां हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। From my side, this is my message. Our greatest weakness lies in giving up. Never give up. All the very best. अपना बेस्ट आपको लगाना है, गिव अप कभी नहीं करना है। थैंक यू।